अब बात करते हैं TIR के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होते हैं प्रिज्म के रे डायग्राम। वो कंप्लीट होते हैं TIR के पैटर्न पे, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। आइए देखते हैं कैसे ये ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होते हैं, प्रिज्म तो जानते हैं आप लोग, अभी हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्शंस, 3 डायरेक्शन से घिरी हुई एक ग्लास की ऐसी स्ट्रक्चर जो रे को अपने आर पार आने जाने देती है, दैट मींस द ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। कुछ इस तरह से प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये एक प्रिज्म हो सकता है, प्रिज्म ये भी तो हो सकता है, ठीक है। और एक प्रिज्म इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन ये क्या है? आइसोलीज ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी 2 साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। जब 2 साइड्स बराबर हो जाएंगी तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? आइसोलीज ट्रायंगल। और जब सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो, और सारे एंगल क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसको एक एंगल कितना हो जाए? 90, दूसरा क्या हो जाएगा? 30 और 60, तो इसको बोलते हैं हम क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हम इसको भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी 2 साइड्स बराबर हैं, इसलिए इसको और डिफरेंशिएट कर देते हैं और क्या बोल देते हैं? आइसोलीज ट्रायंगल। दोनों साइड्स क्या हो जाती हैं? इसकी बराबर होती हैं, तभी इन दोनों एंगल्स का आपस में क्या हो जाता है? रिलेशन हो जाता है और ये बराबर हो जाते हैं। यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए ये 3 टाइप के प्रिज्म देखने को मिलते हैं। अब इसमें पूछा जाता है कि डिफरेंट डायरेक्शन से अगर रेज आती हैं तो कैसे हम इन रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो बात करते हैं 60 डिग्री पे। पहले 60 डिग्री के एंगल की अगर हम बात करें तो यहां पे रेज हम किसी भी डायरेक्शन से डालें, चाहे इधर से, चाहे इधर से, और चाहे इधर से, सेम फेनोमेनन होगी। तो ध्यान से देखना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर एक रे समझ में आ गई तो किसी भी डायरेक्शन से रे पड़ी होगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो यहां पे देखना, सबसे पहले अगर हम रे की बात करते हैं तो रे सबसे पहले फॉल करेगी सरफेस पे। रे जितने एंगल पे डाली जाएगी वो ज्यादातर कभी भी पूछा जाएगा तो कितना? 90 डिग्री पे होगी। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। और एक चीज ध्यान रखना, जो क्रिटिकल एंगल है किसका? ग्लास का 42 डिग्री है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम 42 डिग्री के एंगल से, कभी कभी क्या, ज्यादातर जब भी 42 डिग्री से ज्यादा का एंगल जब भी अप्लाई करेंगे, रे रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम में, TIR शोन करेगी। और 42 से कम का एंगल होगा तो क्या होगी? रे रिफ्रैक्ट करके उसी मीडियम में चली जाएगी, वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे बात करते हैं पहले 90 डिग्री के एंगल पे जो रे आएगी, तो सबसे पहले क्या होती है, जब सरफेस पे प्लेन 90 डिग्री यानी कि नॉर्मल के अलोंग द विद द नॉर्मल डाली जाएगी तो रे सीधे चली जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पे रे क्या होगी? सबसे पहले इस सरफेस पे आके टकराएगी, ठीक है। अब इस सरफेस पे टकराएगी तो ये एंगल कौन सा है? 90। ये एंगल 60 है, तो 90 और 60 हो जाते हैं 150, तो ये एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। क्लियर? अगर ये एंगल 30 डिग्री बनेगा तो इसका जो नॉर्मल हम ड्रॉन करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा, इस सरफेस का नॉर्मल है, कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री होगा। तो इधर की तरफ जो एंगल बनेगा रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब देखो जरा, एंगल इंसिडेंट यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का बन गया 60 डिग्री, तो लाइट रे क्या होगी? इधर ही की तरफ क्या करेगी? बेंड करेगी, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाएगी सेम मीडियम में। और सेम मीडियम में जब रिफ्लेक्ट करेगी, अभी यहीं तक है, बाहर नहीं निकाले हैं, सरफेस पे अभी जिक्र करते हैं क्या होता है। तो यहां पे जब बात करेंगे तो एंगल आई और एंगल आर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि TIR हुआ है। रिफ्लेक्शन का सिंपल सा नियम होता है I इक्वल्स टू R, ठीक है ना। अब यहां पे रे आके रुकी हुई है, ये एंगल हमारा हो जाएगा 30, ठीक है ना। ये एंगल 30, ये 90, तो ट्रायंगल के हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा? 90, और ये 90 हो जाएगा, तो रे सीधे सीधे निकल जाएगी। ये डायरेक्शंस बनानी है किसमें? जब भी प्रिज्म पूछा जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंगल अगर नहीं दिया होगा तब भी ध्यान देना, सारी साइड्स अगर बराबर होंगी तो सारे एंगल बराबर होंगे, कितने? 60 डिग्री, ठीक है ना। यहां पे देखो एंगल है एक 45 और 90। अब 90 की दोनों साइड्स बराबर हैं, तो चाहे इस साइड से रे डालें
और चाहे इस साइड से रे डालें, दोनों केसेस यहाँ पे ध्यान से देखना। एक सरफेस है, यहाँ से जब रे डाली जाएगी सबसे पहली प्लेन सरफेस, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। तो रे 90 डिग्री के एंगल पे जाएगी तो यहां से जाके सीधे यहां पे टकराएगी, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे क्या, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये वर्टिकल प्लेन है तो ये बनेगी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर ये है तो ये कितना बन जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि 45 45 90 और ये 90 है वर्टिकल। तो दूसरी रे जो होगी रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में क्या करेगी, आगे ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। आगे क्या करेगी, ट्रेवल, यहां से कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री, ठीक है ना। कितना बने यहां पे 45 डिग्री। अब ये सरफेस जब टकराएगी तो यहां से जो एंगल बनेगा ये भी होगा 90। अब यहां पे क्या है, एंगल कौन सा बचा है 45, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 90 45 और 45, ये 90। तो इधर की तरफ जो एंगल आके बना है वर्टिकली, तो रे कैसी आई है, ये रे अगर 90 आई है तो यहाँ पे हमें कोई रे बनाने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे बाहर चली जाएगी। हाँ, स्केल से नहीं बना है तो फिगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख सकता है या लग सकता है कि फिगर टेढ़ा बना है, पर ये रे कुछ इस तरह से बेंड करेगी यहाँ से, ये 90 डिग्री। ये रे प्रॉपर नहीं डायग्राम बन पाया है विदाउट स्केल, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड रखना, समझ लेना, ये रे ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। कब, जब चाहे इस सरफेस से डालें हम राइट रे, चाहे इस सरफेस पे। 60 डिग्री में सिर्फ एक ही फिगर बन सकता है, 45 में दो बन सकते हैं। दूसरा कौन सा, जब हम 45 की सरफेस से डालेंगे। देखो कैसे, ये एंगल और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो यहाँ से ये एंगल 45 और ये एंगल 45, ये हो गया 90। तो रे जब 45 एंगल से डाली जाएगी, यहां से देखो, इधर से जब रे आ रही होगी तो इस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी 90, तो इस सरफेस पे जाएगी, सीधे टकराएगी। तो इधर की तरफ 90, तो इधर की तरफ भी क्या 90, और ये 90, तो इधर कितना हो जाएगा एंगल 45। इस सरफेस के अलोंग परपेंडिकुलर बनाएंगे तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये भी तो 45 हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया 90, ये 45, तो ये भी 45, तो ये 45 हो गई। तो रे यहां पे टकराई है और टकराने के बाद यहां से इस तरह से निकलेगी और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहां पे ये कैसे बनाते हुए जाएगी एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि ये भी 45 और उस केस में ये क्या आ जाएगी, ये ऑलरेडी क्या है एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इधर से 45, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, ध्यान देना यहाँ पे, ये 45 एंगल जाएगी। तो यहाँ से जब डॉटेड लाइन से ड्रॉन करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हो जाएगा 45 और रे बेंड करके इस सरफेस पे जाएगी और इस सरफेस से सीधे निकल जाएगी, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 और ये 45, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो कुछ इस तरह से रे बनेगी जब हम इस इंक्लाइन प्लेन पे रे को फॉल कराएंगे। फिर बात करते हैं किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हम बात कर रहे हैं 30, 90 और 60, इनकी तीन सरफेस होंगी, क्योंकि एक 60 की है, एक 30 की है और एक 90 की है। तो तीनों को ध्यान से देखना। अभी हम यहां पे एक सरफेस है जिसकी बात कर रहे हैं, ये 30 से इस सरफेस पे जब हम 90 डिग्री की रे इस पे फॉल करेंगे तो क्या होगा, यहां से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। पहले सरफेस पे तो रे बेंड ही नहीं करेगी, सीधे जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री और ये 90 हो जाएगा, तो ये बनेगा 60 डिग्री। इस सरफेस का अगर हम क्या बनाएंगे परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। अब देखो जरा आईसी कितनी है, 30 डिग्री है ना, तो आईसी 42, क्रिटिकल एंगल 42, और यहां पे आई कितनी आई 30, मतलब कम आई, और कम आएगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आएगी, नहीं आएगी, कहां जाएगी, ऐसे। अब ये केस देखेंगे क्या है, डेंसर टू रेयरर, अंदर से बाहर जा रही है ना, तो डेंसर टू रेयरर ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन जाएगी किधर, रेयर मीडियम में जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना।
तो ये केस हो गया एक, जब हम 90 डिग्री और 30 डिग्री की तरफ से हमने एंगल डाले। अब एक केस यहां पे देख लो, ये 60, ये 30 और ये 90 डिग्री। ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। शायद कोई भी ईयर ऐसा गैप हुआ हो जो बोर्ड्स में ये क्वेश्चन ना पूछे गए हो कंप्लीट करने के। ठीक है, तो प्रिज्म के रे डायग्राम ध्यान से देख लेना। ठीक है, अभी लेंस के भी रे डायग्राम हम यहाँ पे बताने वाले हैं। यहाँ पे देख लो जरा क्या होता है जब रे इस सरफेस पे आती है। 30 to 90 पे हमने फाल कराया दिया था। अब हम बात करते हैं इस सरफेस पे। ये सरफेस 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रे ऐसे जाएगी, यहाँ पे टकराएगी, यहाँ तक कोई चेंज। अब अंदर की तरफ का जो एंगल बना ये 90 बना, ये 90, ये 30, तो ये एंगल कितना 60 डिग्री। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब ये 60 हो गया तो ये इस सरफेस का क्या है नॉर्मल, और ये एंगल बना कितना 30। नॉर्मल से जो एंगल बनेगा किसका, रे जो बाहर जा रही थी उसका, तो ये नॉर्मल से 30 डिग्री बनाएगी, तो क्या हो गया क्रिटिकल एंगल से कम है। क्रिटिकल एंगल से कम है तो क्या होगी, ऐसे आ रही थी ऐसे दूर चली जाएगी। ठीक है ना, तो रे आई रे गई, अंदर नहीं भटकी। अंदर कहाँ भटकी, अंदर सिर्फ 45 में भटकी थी, और जब 45 की सरफेस से आ रही थी तो ज़्यादा भटकी थी। 60 में सिर्फ एक बार भटकी थी। 30 में जब 90-30 की तरफ से और 60-30 की तरफ से रे डाली गई तो अभी भटकना नहीं हुआ है। अब केस बचा हुआ है 90-60 का। इसके साथ देख लेते हैं क्या होता है जब 90-60 से रे डाली जाती है। ये 60, ये 30 और ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे जब रे डाली जाएगी तो यहां से देखना कुछ रे ऐसे गई। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये रे यहां पे जाके टकराई तो ये एंगल बना 90। ठीक है ना, क्लियर। अब ये 90, ये 60, तो ये कितना बना 30 डिग्री। इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, ये ऐसे जाएगा तो नॉर्मल यहाँ पे कितना बना 60 डिग्री। अब नॉर्मल क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो क्या होगा रे रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आएगी। 60 से गई है तो 60 से जाएगी, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और ये अगर 60 हो गया तो इधर क्या बचेगा 30 डिग्री। ठीक है ना, ये हो गई 30 60 90, तो ये 60 30 क्या हो गया 90, और ये 30 और ये 30 कितना हो गया 60 हुआ ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 30 और कितना 60, 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। और ये क्या है, इस सरफेस पे जब हम इस पे नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो ये सरफेस क्या है अंदर की तरफ 90 डिग्री बनेगा, तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया 30, और रे ऐसे जा रही थी अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी और ऐसे निकल के बाहर चली जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा सिर्फ 30 डिग्री। ठीक है ना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। रे डायग्राम स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको लेके रख लो, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अब पढ़ते हैं थोड़ा प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म एक्चुअली कैसे वर्क करता है और एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सन के बारे में सब लोग जानते होंगे कि व्हेन अ सिंगल आर व्हाइट लाइट आर मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक कलर की जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट क्या होती है इस प्रिज्म से जब पार होती है ना, ठीक है, क्या होता है प्रिज्म से पार आउट होती है। जब एक प्रिज्म से लाइट रे फॉल कराई जाती है और फॉल कराने के बाद ये डेंसर मीडियम है, इधर की तरफ बेंड होती है, ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में क्या हो जाती है बंट जाती है। कितने कलर में 7 कलर्स में। और ये कलर्स कुछ इस तरह से अलग अलग हमें नजर आते हैं। इस फिनोमेनन को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पे जो कलर आते हैं वो आते हैं विबग्योर, नीचे की तरफ से स्टार्ट होता है VIBGYOR, विबग्योर। ये नीचे से ऊपर की तरफ का कलर देखने को मिलता है।
जो रे सबसे ज्यादा डेविएशन शोन करती है कलर की, वो होती है कौन सी? वायलेट। सबने पढ़ रखा होगा फिनोमिनन, क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट passes through a prism, it disperses into their 7 constituent colors. Those colors are known as Vibgyor and the phenomenon is known as dispersion of light. ठीक है ना? इसके जो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका एप्लीकेशंस होता है क्या? इसका विबग्योर का एप्लीकेशन हम देखने को पाते हैं कहां पे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। जब हमें दिखता है बारिश के मौसम में क्या? रेनबो फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो हवा में एक्सटिंक्ट होती हैं लटकी हुई वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ना, वो मल्टीपल क्या वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करती हैं और वो प्रिज्म की तरह एक साथ कंबाइन करके वर्क करने लगती हैं। तो हमें पूरी की पूरी एक लाइन दिखती है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर की, इंद्रधनुष या रेनबो बोलते हैं उसको। उसमें सारे के सारे 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम क्या? डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्सन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्सन। अब हम यहां पे बात करते हैं किसके? कलर्स पे हम बात कर रहे थे। तो देखो सबसे पहले जो रे आ रही थी वो रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुई? यहां से यहां तक बेंड कर गई। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कितना एंगल भ्रमण हो गया या मुड़ गया अपने पाथ से, कितना ज्यादा रे क्या हो गई? मुड़ गई। उसको क्या बोलते हैं? डेविएशन। एक टर्म यूज करते हैं मुड़ाव के लिए, डेविएशन। मतलब कितना ज्यादा लाइट अपने रास्ते से भटक गई, उसको क्या बोलते हैं हम? डेविएशन। तो सबसे ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है किसमें? वायलेट कलर में। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो और फिर ऑरेंज। और सबसे कम डेविएशन कौन सा करता है? रेड कलर। ठीक है, इस पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेड कलर सबसे कम डेविएशन, वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएशन। ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स हो जाते हैं। अब वेवलेंथ की अगर बात करें तो इनका वेवलेंथ का भी ऑर्डर है। इसका जो वेवलेंथ है रेड कलर का, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, ये हो जाती है हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट, और यहां पे लोवेस्ट। ठीक है, लोवेस्ट वेवलेंथ यहां पे होती है और हाईएस्ट वेवलेंथ इनकी होती है। इसीलिए दूर से हमें रेड सिग्नल दिख जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर पाते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा एक टर्म है स्कैटरिंग। ये शायद इस बार तुम लोगों के सिलेबस में स्कैटरिंग, ये सिलेबस में नहीं है। स्कैटरिंग एक ऐसी फिनोमेनन होती है जहां पे री इमिशन होता है लाइट का। पहले क्या होता है? हवा में एक्सटेंट पार्टिकल्स होते हैं, या वाटर में या किसी भी सरफेस पे जो एक्सटेंट पार्टिकल्स पड़े होते हैं बहुत सारे, वहां पे जब लाइट रे आती है, आने के बाद उन पार्टिकल्स में क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद जब री इमिट करती है तो उसमें री इमिशन का जो सबसे बड़ा कलर देखने को मिलता है वो होता है क्या? ब्लू कलर। इसको रमन इफेक्ट बोलते हैं। डॉक्टर सीवी रमन एक भारतीय साइंटिस्ट थे जिनको मिला था नोबेल प्राइज स्कैटरिंग फिनोमिनन को बताने के लिए। इन्होंने बताया था कि जो ओशियन है, समुद्र हैं, या स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि हवा में और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो स्कैटर करते हैं, लाइट को बिखेरते हैं, तो वो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बिखरता है? ब्लू कलर। इसलिए हमें स्काई भी ऊपर देखने पे, जबकि स्काई का कोई कलर नहीं है, हमें ब्लू कलर नज़र आता है। और ऊपर से जब हम हाई डिस्टेंस से पानी को देखते हैं तो हमें ब्लू है, पानी पानी नज़र आता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है और कैसे रे प्रिज्म के थ्रू डेविएट होती है। तो सबसे पहले देख लो, ये है प्रिज्म। ठीक है, अब यहां पे रे एक डाली गई, ये हो जाता है एंगल या इंसिडेंट रे। यहां से इस सरफेस से अगर हम नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो कुछ इस तरह से नॉर्मल बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल के एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, रे कैसे जानी चाहिए थी? ऐसे जानी चाहिए थी। बेसिकली हमें ऐसे मिलनी चाहिए थी। रे हमने ऐसे डाली थी, टार्च यहां से जलाया था और हमें टार्च की रोशनी यहां चाहिए थी।
लेकिन जब प्रिज्म से जाएगी तो टॉर्च की रोशनी कैसे जाएगी? सबसे पहले तो ये ग्लास है, ठीक है ना, और ग्लास है तो इसकी तरफ से लाइट क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहे हैं ना, तो कैसी होगी लाइट, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, ये सरफेस है, इस सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इस सरफेस का नॉर्मल क्या है, ये इस सरफेस का क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना, ये इस सरफेस का नॉर्मल है एन डैश, और ये एन था नॉर्मल इस सरफेस का। तो अब इस सरफेस पे रे ऐसे निकलनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, टॉर्च की रोशनी जब यहां से डाली गई और प्रिज्म के अंदर ऐसे गई, और जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा, ये नॉर्मल है, ऐसे जानी चाहिए थी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, क्योंकि डेंसर से, ये मीडियम तो डेंसर है, बाहर रेयर है, एयर है, तो रे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे गई, तो टॉर्च की रोशनी जहां जानी चाहिए थी वहां नहीं गई, मुड़ के नीचे की तरफ गई। तो हम इसको अगर हम डॉटेड लाइन से बैक डायरेक्शन में मर्ज कराएं तो जितने से जानी चाहिए थी और जितने पे गई, टोटल जो लाइट रे बेंड हुई, इसको बोलते हैं हम क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्लियर, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल डेल्टा बोला जाता है, कैपिटल डेल्टा सबको पता होगा कैसा होता है, ऐसा ट्रायंगल होता है, स्मॉल डेल्टा बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, जो रे निकल के बाहर जा रही है, नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, इसको हम बोल देते हैं क्या, इमर्जेंट एंगल, स्मॉल ई से लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, इमर्जेंस रे है जो बाहर निकल रही है, इमर्जेंस रे, दो बार से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद इसको बोलते हैं हम क्या, इमर्जेंस रे, और ये क्या हो जाती है, इमर्जेंट एंगल। ये एंगल होता है प्रिज्म एंगल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म एंगल। अब हम यहाँ पे, चूंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको और डिटेल में मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट इतना समझ लीजिए कि जब हम एंगल ऑफ डेविएशन जितना बेंड हुआ उसका रिलेशन जब कैलकुलेट करते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है हमारे लिए कितना, एंगल आई प्लस एंगल ई, दोनों को सम करते हैं, माइनस में प्रिज्म एंगल से जब सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन की कितने एंगल पे बेंड हुई। तो पहले इतने एंगल से बेंड अप हुई, फिर इतना एंगल, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ फिर थोड़ा सा यहाँ, दोनों पहले टोटल क्या थे, इंसिडेंट और इमर्जेंट एंगल के डिफरेंसेस हो गए, और ये प्रिज्म एंगल के साथ कोरिलेट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब एक टर्म पूछा जाता है फॉर मिनिमम डेविएशन, क्या, फॉर मिनिमम डेविएशन, किसके टर्म्स में, कम से कम डेविएशन हो, मतलब बेंडिंग बहुत कम हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, I इक्वल्स टू ई हो जाता है। तो और ये जो डेल्टा है इसको हम लिखते हैं किसके टर्म्स में, डेल्टा एम के टर्म्स में, ये इक्वल हो जाता है 2i, क्योंकि i e के इक्वल हो जाएगा, तो i और i क्या हो जाएगा, 2i माइनस ए। फॉर द मिनिमम डेविएशन केस ये एंगल देखने को मिलते हैं, ठीक है, एंगल i डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू 2i माइनस ए, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर हो जाएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 2 टाइम ऑफ इंसिडेंट एंगल माइनस ए, क्योंकि आई और ई उस केस में क्या हो जाएंगे, जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे निकल के इमर्जेंस करेगी, इसलिए मिनिमम डेविएशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। मिनिमम डेविएशन के केस में एक ग्राफ बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना, इस टाइप के ग्राफ पूछे जाते हैं, इधर की तरफ हमारे पास इंसिडेंट एंगल दिया होता है और इधर की तरफ एंगल ऑफ डेविएशन, और कुछ इस तरह से कर्व बना होता है, ठीक है। यहां पे जब बात करेंगे ये कंडीशन, तो लेट एज्यूम करते हैं यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि 42 डिग्री का है क्या, इंसिडेंट, और उस केस में यहां पे मेंशन किया जाता है क्या, लैम्डा एम। ये जो सबसे निचला पॉइंट होता है ना, ये डेविएशन है, कैसे कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट, हम इधर की तरफ जब जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो मिनिमम डेविएशन इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिन होती है 0 डिग्री से, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, पहले एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, कम हो रहा है, और एक कंडीशन आ जाएगी मिनिमम डेविएशन की,
उस समय जो इंसिडेंट एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल फॉर द मिनिमम डेविएशन हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे हम एंगल फिर बढ़ाएंगे वैसे वैसे लेट एज्यूम करते हैं यहाँ पे एक वैल्यू है और इसके साथ यहाँ से एक कॉमन वैल्यूज यहाँ से बढ़ेगी। अगर यहाँ से यहाँ तक का जो डेरिवेशन है, यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ तक जाने के लिए लेट एज्यूम करें यहाँ पे हम 30 डिग्री का डेविएशन था, तो 30 से 42 यानी कि डिफरेंस आया 12 डिग्री का। फिर अगर ये 53 डिग्री है डेविएशन एंगल, तो ये 53 दोबारा से 53 पे कब आएगा, जब हम यहाँ पे 30 से 12 को ऐड किया 42 और फिर 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 54 डिग्री। मतलब ये 54 डिग्री और ये 30 डिग्री दोनों पे क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल हो जाएगा। इस टाइप के ग्राफिकल क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम डेविएशन का केस ये याद रखना और फिर इसके साथ ग्राफ पैटर्न को